विचारपति माने निर्भीक हेबा उचित कारण आईन व्यवस्था हेउछि लोकंकर शेष आशा भरोसा। युव वकिल माने कठिन परिश्रम करबा उचित बोली कहिसंती सुप्रीम कोर्टर सद्य अवसर ग्रहण करिथिबा जस्टिस संजय किशन कौल। सेहिपरि सरकार को जुडिशियरी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलुथबा कथा को से खंडन करिसंती। एही भଳି अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे मत रखिसंती जस्टिस कौल। तांको साक्षात करिसंती कलिंग टीवी दिल्ली ब्यूरो चीफ आशुतोष राउत। कलिंग टीवी रे अछंती रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट संजय किशन कौल सर आसंतु कथा हवा सर देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स यू हैव मेड फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी रिसेंटली यू सेड जजेस शुड बी बोल्ड इसका क्या मतलब है जजेस बोर्ड होने का यह मतलब है कि किसी चीज़ से इफेक्ट हुए बिना जहां ज़रूरत पड़े जज को अपना ऑर्डर देना चाहिए। एक कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट वाज इन द सेंस कि ब्यूरोक्रेसी में ये प्रॉब्लम आती है। लॉट ऑफ टाइम द ब्यूरोक्रेसी डज नॉट टेक अ कॉल और हम उनको कहते हैं कि यू शुड बी एबल टू टेक अ कॉल। तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। तो आई फील जब जजेस के पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है तो कोई उसमें जो वो सही समझते हैं उसको डिसीजन में लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। how difficult it is for a judge to become apolitical? I don't think it is difficult to become apolitical. He is supposed to be apolitical. Nobody is without politics, belief. Everybody has some belief or the other. They're part of society. But you are trained to keep your political beliefs separately and administer justice. I always give the example of Justice Krishna Iyer, who came from a political background, but nobody could ever say that in his administration of justice there was a problem. Similarly, the position to some extent from Justice Sabharwal, who is Chief Justice of India. जो भी सरकार में है जो पॉलिटिकल पार्टी बेनिफिट ऑफ द डाउट फ्रॉम द जुडिशियरी कभी कभी मिल जाता है, क्या ये सच है या आप लोग मजबूर हो? नहीं, मेरे हिसाब से मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि जब वो कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, नहीं, सरकार जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस में इलेक्ट होके आई है और हमारी डेमोक्रेसी प्रिंसिपल में वो ही पॉलिसी डिसीजंस लेती है। तो अगर हम पॉलिसी डिसीजंस को अपहोल्ड करते हैं तो वो सरकार का फेवर नहीं है। सवाल ये है कि वो पॉलिसी डिसीजन किसी खामी की वजह से स्ट्राइक डाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उतना ही रोल जुडिशरी का होता है। वो पॉलिसी नहीं बनाता है। सर व्हाट अबाउट द ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियरी? ट्रांसपेरेंसी आप किस बात पे कहेंगे? अपॉइंटमेंट प्रोसेस पे कहेंगे या अदरवाइज कहेंगे? किस किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल? अगर हम अपॉइंटमेंट प्रोसेस की कहें तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो है वो काफ़ी उसको समझना पड़ेगा कि वो अलग अलग स्टेजेस से जाता है। हाई कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम से चला हुआ, स्टेट गवर्नमेंट की व्यू लेते हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यू लेते हुए, आईबी की व्यू लेते हुए, कंसल्टेंट जजेस की व्यू लेते हुए तब कोलिजियम के पास आता है। तो चेक एंड बैलेंस तो काफ़ी है उसका। जो प्रॉब्लम उठा है एनजेएसी के बाद का कि एक जो भी पॉलिटिकल क्लास है उसको ये बात पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुई है कि एक लॉ जो उन्होंने बनाया था जिसको यूनानिमसली पार्लियामेंट से अप्रूव करा है वो स्ट्राइक डाउन हो गया। वो थोड़ा बहुत उसमें खींचातानी चलती रही है उसके बाद। सर आपका क्या प्रिस्क्रिप्शन रहेगा टू गवर्नमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? मैं मानता हूँ जब तक ये लॉ है और कोलिजियम सिस्टम है तो उसको पूरी तरह से जैसे ये सिस्टम है उसको चलाना चाहिए। कई बार सरकार खुश होती है, कभी नहीं होती है लॉ से, तो उसकी वजह से उसका सिस्टम को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर सरकार बिलीव करती है कि नहीं हम कोई नया लॉ लाना चाहते हैं, उस पर कंसेंसस बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये उनकी सोच है। उसमें शायद उनको जो पिछली बार क्वाश हुआ था उसमें क्या खामियां पॉइंट आउट करी थी उसको टेक केयर करा जा सकता है। सर आपने बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं जिनमें से अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो या सेम सेक्स मैरिज हो। हाउ डिफिकल्ट इट वाज एंड टू डिलीवर जजमेंट्स लाइक दिस? देखिए 20-22 साल की जजी में आदमी की सोच आ जाती है। उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मेरी बिलीफ ये रहती है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए। अगर हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड है तो जजमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कभी हमारी व्यू एक्सेप्ट होती है, कभी नहीं होती है, कभी उसका क्रिटिसिज्म भी होता है, कभी हम माइनॉरिटी में होते हैं जैसे सेम सेक्स वाले में है। ये एक प्रोसेस है। जज की मैं मानता हूँ जजमेंट जो एक ओपिनियन है, वो ओपिनियन कब तक रहे, कितने पीरियड तक रहे, आगे क्या रहे, इससे कोई ओवर सेंसिटिव होने की आवश्यकता नहीं है। सर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें 370 का, बिकॉज यू आर फ्रॉम कश्मीर, वाज इट डिफिकल्ट?
नहीं, इसमें दो हिस्से मानूंगा मैं। एक लीगल प्रिंसिपल पे मुझे कोई डाउट नहीं था, लीगल प्रिंसिपल पे जब सुना, दोनों पार्टी की बात सुन के वे करके करा। जो मैंने एपिलॉग लिखा है, थोड़ी सी जो शुरुआत करी है, वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस से करी है कि ये ज़रूरी है कि स्टेट में पीस आए, और कितनी भी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट होगी, जब तक पीस नहीं आएगी प्रॉब्लम रहेंगे। उस पीस के लिए आदमी को पुरानी गलतियों को मान के उसको उसमें कुछ ना कुछ आपको मरहम लगाना पड़ेगा। सर, लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ केसेस जो इंडिया में दिखाई देता है, उसको क्या सॉल्यूशंस ऐसा कुछ है आफ्टर सर्विंग सो मेनी इयर्स इन जुडिशियरी? मल्टी सोल्यूशंस हैं उसके। एक तो यह है कि सरकार की अपनी लिटिगेशन 50% से ज़्यादा होती है, वो है, उसमें सोच करना पड़ेगा सरकार को कैसे कम करी जा सकती है। दूसरा, हमारे यहाँ हर केस 4, 5, 6 टीयर ऑफ स्क्रूटनी में आता है, तो मेरी बिलीफ ये है कि 2 जुडिशियल स्क्रूटनी काफ़ी हैं किसी भी केस के लिए। तीसरा, कहीं भी केस अगर हर केस ट्रायल पे जाएगा तो इतने केस कभी ख़त्म नहीं हो सकते। अगर हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ से देखें तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ केसेस ट्रायल पे जाते हैं, बाकी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में निकल जाते हैं। मीडिएशन एक्ट आया है, उसको प्रॉपरली वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सोल्यूशन मीडिएशन में से ही निकालनी पड़ेगी। नालसा है, काफ़ी, मैं हेड भी रहा हूँ उसका, काफ़ी फुटप्रिंट्स है उसके, और कोशिश करी जाती है पैरालीगल वगैरह सोसाइटी को रोप इन करके कि वो झगड़े तक बात ना जाए। तो छोटे मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो लोक अदालत हो, चाहे वो मीडिएशन हो, कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन हो, इनको कहीं ना कहीं अलग करके खींचना पड़ेगा। और मेरी बिलीफ मीडिएशन में ये भी है कि कई मुद्दों पे मीडिएशन शायद बेहतर सोल्यूशन देता है बजाय कि लिटिगेशन, क्योंकि जो पार्टीज अपना अच्छा बुरा सोच के एक सोल्यूशन निकालती हैं, जबकि कोर्ट के सोल्यूशन में जो कानून कहता है कोर्ट उसके हिसाब से सोल्यूशन देता है। सर, आपका एक मैंने सुना है स्टेटमेंट, लॉयर शुड नॉट स्ट्राइक। जैसे उड़ीसा में और अलग अलग जगह में लॉयर स्ट्राइक हुआ था, वो स्ट्राइक नहीं करेंगे या ना करें, क्या मकसद था सर? देखिए, ये कोर्ट का सिस्टम क्यों बना हुआ है? कोर्ट का सिस्टम इसलिए बना हुआ है कि जो लोगों के मतभेद हो वो सड़क पे जाके लड़े नहीं, एक सिस्टम में आके अपने झगड़ों को निपटाएं। उसमें उनको मदद दिलाने के लिए वकील होता है। तो अगर वही वकील जिसका काम है कार्य करना है, जो उनकी मदद कराता है, वो काम नहीं करेगा, तो लोग, जो जनता बैठी हुई, उसको अपना न्याय कैसे मिलेगा? ये स्ट्राइक को, इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ेगा। स्ट्राइक का इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनली ये ब्लू कॉलर वर्कर्स जो ऑप्रेस थे उनके लिए था। वकील तो अपना खुद कमाता खाता है, तो वकील का स्ट्राइक एंटीथीसिस है मेरे हिसाब से। लॉयर के लिए स्ट्राइक करना एक एंटीथीसिस टू हिज प्रोफेशन है। सर, जो यंग बडिंग एडवोकेट्स आते हैं, आपको आपका क्या सलाह रहेगा उन्हें? मैं तो उनको यही कहूँगा कि ये प्रोफेशन ऐसा है जिसको आपको एंजॉय करना पड़ेगा, और समय लगता है इसमें, लिटिगेशन में, तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। शायद कुछ और प्रोफेशन के बजाय यहाँ मेहनत ज़्यादा है शुरू में, लेकिन मैंने उस चीज़ को, जो कार्य है, उसको अपना उसका पूरा लुत्फ़ उठाया है। मुझे लगता है कि वो एक डेडिकेशन की बात है, चाहे आप लॉयर हों, चाहे आप जज हों, और बजाय इधर उधर सोच के ये सोचने में कि जी ये वकील उस कोर्ट में कैसे जा रहा है, उसको रिलीफ कैसे मिलता है, अगर आप जाके बैठेंगे कोर्ट में, देखेंगे एक अच्छे वकील को बहस करते हुए, या कोर्ट का रिएक्शन देखेंगे, आप कुछ सीखेंगे। आप सीखेंगे कि वो उसी बात को किस तरीके से कह रहा है। तो एक लर्निंग प्रोसेस होता है मेरे हिसाब से, हम लोगों ने करा है ये हमारी जनरेशन में। थैंक यू वेरी मच सर फॉर टॉकिंग टू कलिंगा टीवी। कैमरामैन महेंद्र कुमार सहित मु आशुतोष राउत, कलिंगा टीवी, दिल्ली।